नमस्कार। चार बड़ी खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। चार बड़ी खबर में आज हम बात करेंगे सबसे पहली खबर परीक्षा पर चर्चा की, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम में स्टूडेंट से परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में बातचीत की। दूसरी बड़ी खबर दिल्ली से है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बनी बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री को देश की राजधानी में विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। क्या है पूरा मामला, जानेंगे इसी कार्यक्रम में। तीसरी बड़ी खबर पंजाब से है, जहां ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि पंजाब के पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह महाराष्ट्र के अगले गवर्नर बन सकते हैं। और चौथी और आखिरी बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से है, जहां सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने रामचरितमानस पर दिए बयान को लेकर सफाई दी है। तो आइए शुरू करते हैं चार बड़ी खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम में स्टूडेंट से परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में बातचीत की। करीब 2 घंटे से चल रहे इस कार्यक्रम में मोदी ने परीक्षा और जीवन में तनाव पर बच्चों के सवालों के जवाब दिए। एग्जाम में परिवार की निराशा से कैसे निपटूं पर छात्रों को टिप्स दी। पीएम ने घर में मां के मैनेजमेंट, क्रिकेट की गुगली, पतंग का माझा, पार्लियामेंट में सांसदों की नोकझोंक जैसे उदाहरण देकर बच्चों को समझाया। जब एक छात्र ने एग्जाम के दबाव पर एक सवाल किया तो उन्होंने कहा कि परिवार के दबाव से दबाव में ना आए। उन्होंने कहा कि कभी क्रिकेट देखने गए होंगे तो कुछ बैट्समैन आते हैं तो पूरा स्टेडियम चिल्लाना शुरू कर देता है, चौका छक्का। क्या वो ऑडियंस की डिमांड के ऊपर चौके छक्के लगाते हैं? क्या चिल्लाते रहे? पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि परीक्षा पे चर्चा मेरी भी परीक्षा है और देश के कोट कोट विद्यार्थी मेरी परीक्षा ले रहे हैं। मुझे परीक्षा देने में आनंद आता है। परिवारों को अपने बच्चों से उम्मीदें होना स्वाभाविक है, लेकिन अगर यह सिर्फ सामाजिक स्थिति बनाए रखने के लिए है तो यह खतरनाक हो जाता है। तो सवाल यहां पर यह है कि इस तरह से परीक्षा पे चर्चा पर छात्रों को पीएम नरेंद्र मोदी ने बड़ी ही बारीकी से समझाया। उन्हें कहा कि कोई विशेष टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। और उन्होंने ये भी कहा कि अगर जो बच्चों पर दबाव बनाने की जो प्रक्रिया है, परिवार वालों की जो अपेक्षाएं हैं, वह सिर्फ सामाजिक स्थिति को बनाए रखने के लिए हैं, तो ये अच्छी बात नहीं है। बच्चों का ध्यान रखना चाहिए, बच्चे क्या चाहते हैं। तो परीक्षा से पहले परीक्षा पे चर्चा करके बच्चों को समझाकर पीएम नरेंद्र मोदी ने ये सारी बातें बता दी हैं। बच्चों को समझाते हुए उन्होंने कहा है कि परिवार की आशाएं होती हैं, लेकिन यहां पर दिक्कतें ये हैं कि इन आशाओं पर खरे उतरने के लिए अपने ऊपर जरूरत से ज्यादा दबाव ना लें, भार ना लें, इसे हल्के में लें। परीक्षा की तैयारी करें, इनसे बातचीत करें और ज्यादा से ज्यादा कोर्स को कवर करने का प्रयास करें, समझने का प्रयास करें। तमाम बातें उन्होंने कही हैं स्टूडेंट्स को। तो ये सारी चीजें हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। आपको बताएं कि ये जो कार्यक्रम हो रहा था दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम में, स्टूडेंट से परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में पीएम नरेंद्र मोदी ने यह बातचीत की। यह जो बातचीत है ये करीब 2 घंटे तक चली। कार्यक्रम में मोदी ने परीक्षा और जीवन में तनाव पर बच्चों के सवालों के जवाब दिए। एग्जाम में परिवार की निराशा से कैसे निपटूं पर छात्रों को टिप्स दी। साथ ही साथ पीएम ने घर में मां के मैनेजमेंट, क्रिकेट की गुगली, पतंग का माझा, इस पर उन्होंने बात की। इस खबर पर अच्छे विश्लेषण के लिए हमारे वरिष्ठ पत्रकार एल द्विवेदी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। द्विवेदी जी, सवाल यहां पर यह है कि परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम का आयोजन किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। वास्तव में
ये स्टूडेंट्स के लिए कितना लाभकारी होगा? आ रही है उसको लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परीक्षा पे चर्चा की है और इन्होंने अपने जीवन में घटित हुई घटनाओं के बारे में भी बताया और किस प्रकार से परीक्षाओं को देना है और कैसे संयम बरतना है, कैसे अपना धैर्य बरतना है और किस प्रकार से परीक्षाओं को जो समस्याएं आती हैं उसको देखना है और अपना परीक्षा में अच्छे परिणाम लाने हैं। इस पर एक सघन चर्चा उन्होंने की। उन्होंने ये भी बताया कि जिस प्रकार से स्टेडियम में जब कोई बल्लेबाज आता है तो पूरा स्टेडियम गूंजने लगता है, लेकिन वह अपना धैर्य बना करके रन को बनाता है और कहीं ना कहीं अपनी जो टीम होती है उसको वह विजय हासिल करता है। जी जी द्विवेदी जी, सवाल यहाँ पर यह है कि जो परिवार के सदस्य होते हैं बच्चों से काफी अपेक्षाएं रखते हैं, ऐसे में उनके ऊपर दबाव और बढ़ जाता है, इसके बारे में क्या कहेंगे? जी, निश्चित तौर पर जो अभिभावक होते हैं वह चाहते हैं कि उनका बच्चा फर्स्ट आए और अच्छे परसेंटेज उसके बने जिससे उसको आगे दाखिला अच्छे स्कूल में या अच्छे कॉलेज में उसको मिल पाए। लेकिन इसमें गौर करने वाली बात यह है, अगर सभी बच्चे फर्स्ट आएंगे तो सेकंड और थर्ड कौन आएगा? जी। तो ये एक भ्रांति बनाई हुई है हमारे समाज ने कि अगर आप अच्छे नंबर लाएंगे, अच्छे आपके परसेंटेज बनेंगे तो आपको अच्छा कॉलेज मिलेगा या आप अच्छी शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। लेकिन अब जो भारत है वह कहीं ना कहीं स्किलिंग पे काम कर रहा है, मतलब उनके पास स्वरोजगार होना चाहिए और हाथ में हुनर होना चाहिए और जिसके पास हुनर होता है वह किसी भी क्षेत्र में जाकर के अपना कार्य कर सकता है। तो ये कहीं ना कहीं अभिभावकों को इस ओर ध्यान दे रहा है कि जो परसेंटेज और जो डिवीजन होता है या जो मार्क होता है वह किसी भी विद्यार्थी को उसका पैमाना तय नहीं कर सकता। हाँ, अगर उसके अंदर हुनर है तो वह किसी भी क्षेत्र में जाकर के वह विजय प्राप्त कर सकता है और अपने माता पिता का नाम रोशन कर सकता है। जी जी बिल्कुल, ये बातें तो अच्छी लगती हैं, लेकिन जो ये परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये किया है, वास्तव में अगर जो इस कार्यक्रम को देखा जाए, इस जो तालकटोरा स्टेडियम में हुआ है, ये सामाजिक दृष्टि से कितना महत्वपूर्ण है? देखिए, निश्चित तौर पर सामाजिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम है क्योंकि कहीं ना कहीं जो हमारे युवा है या जो हमारे बच्चे हैं जो परीक्षा देते हैं उनको कहीं ना कहीं वह डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। कई बार वह कुछ गलत कदम भी उठा लेते हैं। तो ऐसे माहौल में अगर कोई अभिभावक या कोई बड़ा बुजुर्ग उनको एक धैर्य बनाकर एक शिक्षा देता है तो कहीं ना कहीं उनके दिमाग में ये चीज आती है कि ये हमारे लिए अंतिम अवसर नहीं है और हमें लगातार परिश्रम करना है। अगर हम परिश्रम लगातार करेंगे तो सफलता निश्चित तौर पर आगे मिलेगी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए एएल द्विवेदी जी, हमसे बातचीत के लिए भी। तो कुल मिलाकर के परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम आयोजित की गई दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में और प्रधानमंत्री ने बच्चों से बातचीत की कि इससे परीक्षा को अपने ऊपर भार के समान न लें, सामान्य तरीके से परीक्षा दें। रुक करते हैं दूसरी बड़ी खबर की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बनी बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री को लेकर देश की राजधानी में विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। दिल्ली की 4 यूनिवर्सिटीज में डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग को लेकर विवाद जारी है। अंबेडकर यूनिवर्सिटी में डॉक्यूमेंट्री स्क्रीनिंग से ठीक पहले बिजली काट दी गई। छात्रों का कहना है कि अब डॉक्यूमेंट्री देखने के लिए दूसरे तरीके इस्तेमाल किए जाएंगे। लेफ्ट छात्र संगठनों ने अथॉरिटी के खिलाफ आजादी के नारे लगाए। वहीं इन छात्रों के विरोध में अन्य छात्र संगठनों ने जय श्री राम के नारे लगाए। कैंपस में लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखने के लिए डीसीपी नॉर्थ मौके पर पहुंचे। इससे पहले दिल्ली की ही जेएनयू और जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी में डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग को लेकर बड़ा बवाल छिड़ गया। जामिया यूनिवर्सिटी प्रशासन की ओर से डॉक्यूमेंट्री स्क्रीनिंग पर प्रतिबंध लगाने के बाद छात्रों ने यूनिवर्सिटी गेट पर विरोध प्रदर्शन किया। इसके बाद दिल्ली पुलिस ने कई छात्रों को हिरासत में ले लिया। जेएनयू में भी एसएफआई की ओर से डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग के ऐलान के बाद यूनिवर्सिटी प्रशासन ने इसकी इजाजत नहीं थी। इसके बावजूद स्क्रीनिंग आयोजित की गई।
इस खबर पर चर्चा के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार आलोक सोती जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। आलोक सोती जी, बीबीसी की जो डॉक्यूमेंट्री है, इसको देखे जाने पर बवाल मच रहे हैं। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि इस बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री में है क्या? देखिए देवेंद्र जी, इस बीबीसी ने जो डॉक्यूमेंट्री बनाई है, जो आपके 2000 में जो आपके गुजरात में जो दंगे हुए थे, उस समय मुख्यमंत्री मोदी जी थे वहां पे, और जिस तरीके का वहां पे उन्होंने पूरे प्रयास किए और इसको काबू भी कर लिया था। इस पे सुप्रीम कोर्ट तक की एसआईटी भी उनकी निगरानी में, और उसके बाद जो है उनको बरी कर दिया। अगर इसकी पृष्ठभूमि में जाइए, जो अभी रिसेंट बीबीसी ने जो अपनी डॉक्यूमेंट्री बनाई है, जिसको लेके आपने देखा ब्रिटेन की पार्लियामेंट में पाकिस्तान के मूल के एक सांसद ने इस बात को उठाया, तो ऋषि सुनक वहां के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने एक सिरे से खारिज कर दिया, कहा मैं इससे इत्तेफाक नहीं रखता। इसी तरह कहा कि यूएस के भी पार्लियामेंट में इस तरीके हुआ, तो उन्होंने भी उससे किनारा कर लिया। और आपके साथ ही शायद हम लोग एक खबर कर रहे थे जिसमें भारत के राजदूत थे जो ब्रिटेन के थे, अलेक्जेंडर एलिस, उन्होंने भी कहा कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, भारत जो है वो प्रगति की ओर है, इस तरीके के। लेकिन आप देख रहे हैं कि जिस तरीके से जो हमारे जो भारत के अंदर 4 विश्वविद्यालय हैं जो कि पूर्णतया लेफ्टिस्ट या वामपंथियों के विचारधारा से को फॉलो करते हैं, उसको करते हैं, तो उनकी जिद है कि नहीं, इसकी हम स्क्रीनिंग करेंगे और इसको जो है हम अपने विश्वविद्यालय में दिखाएंगे। और अभी जो खबर आ रही है, जैसा कि मैं देख रहा था एक टीवी न्यूज पे, कि टीवी में धारा 144 भी लगा दी गई है। तो बाकी खबरें आपके चैनल पे चली रही हैं। इस तरीके की बातें हैं जो कि जो है इस तरीके की कोशिश कर रहे हैं कि उसको स्क्रीनिंग करा जाए, दिखाया जाए। तो हमारी समझ से इसकी जब ब्रिटिश पार्लियामेंट में खारिज हो गई, आपके यूएस पार्लियामेंट में इसको खारिज कर दिया है, तो इस पे इतना ज्यादा तवज्जो देने की जरूरत नहीं है। बच्चों को ध्यान अपनी पढ़ाई पे देना चाहिए। जी हाँ, स्क्रीन की कोई विशेष आवश्यकता नहीं है, आप अपना पढ़ें। लेकिन अगर आपको बीबीसी बहुत ने शौक है, अगर जो इस तरह की डॉक्यूमेंट्री बनाई है डॉक्टर साहब, तो सवाल यहाँ पर ये उठ रहा है कि बीबीसी ने इस तरह की डॉक्यूमेंट्री बनाई है जो सिर्फ गुजरात दंगे को प्रदर्शित करती है। अगर जो बनाई भी है तो कम से कम पूरे जीवन काल पे बनाना चाहिए था, कुछ सार निकल के आता। जी हाँ, वो आप देखते हैं, बिल्कुल आप कह रहे हैं कि बहुत से ऐसे ग्रुप्स हैं पब्लिशर्स के, जैसे या आप कह सकते हैं पत्रकारिता के, वो फाइनेंस्ड होते हैं और उनका उद्देश्य ये होता है किसी तरह से भारत के बढ़ते कदम को रोका जाए, डैमेज किया जाए, इस तरीके की बातें सामने लाए जाए। तो इससे बीबीसी की साख पे भी पट्टा पहुंचा है कि उनकी जो स्क्रीनिंग है, जिसको यूट्यूब ने भी कॉपीराइट के तहत उसको अपने सिस्टम से हटा दिया। तो इन बातों को ध्यान देना चाहिए कि कोई ऐसी खबर नहीं बनानी चाहिए, ऐसी डॉक्यूमेंट्री नहीं बनानी चाहिए जो बायस हो। आपको ये भी देखना चाहिए कि ये मामला बहुत पुराना हो गया और सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में एसआईटी में ये सारी जांचें हुई और उसके बाद जो है क्लीन चिट मिली। उस समय यूपीए की 10 साल सरकार भी थी भारत के अंदर, जिस समय ये सारी जांचें चल रही थी। तो इन बातों को ध्यान में रख के अपनी साख को देखते हुए बीबीसी को इस प्रकार की डॉक्यूमेंट्री बनानी चाहिए, क्योंकि आप जानते हैं भारत में जमहूरियत है, यहाँ सबकी अपनी अपनी विचारधारा है, अपनी अभिव्यक्ति की आजादी है। तो इस तरीके की स्क्रीनिंग कुछ विशेष स्थानों पर कराई जा रही है, लेकिन आप देख रहे हैं कि इसमें बहुत ज्यादा लोगों का शासन प्रशासन और बहुमत का जो है इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। जी, तो लेकिन सवाल तो ये भी है ना कि अगर जो इस तरह की बातें हैं तो हमारे देश में इसे प्रदर्शित कराने की जिद क्यों की जा रही है? देखिए, जो भारत है उसमें मोदी की देश की नीतियों का जो होता है उसको आप कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आप जो नीतियों का विरोध ना करके जो सरकारें हैं वो व्यक्ति विशेष का विरोध करने लगती हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं मोदी का विरोध हो रहा है, और धीरे धीरे यहाँ तक आ जाती है कि मोदी का विरोध करते करते वो देश का भी विरोध करने लग जाते हैं। तो ये प्रॉब्लम हिंदुस्तान में बनी हुई है। जो पॉलिटिकल पार्टीज है वो अभी उतना ज्यादा समझदारी से काम नहीं लेती जितना
लेना चाहिए कि हमको नीतियों का विरोध करना है, व्यक्ति का विरोध नहीं करना है, और देश का तो बिल्कुल करने। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए, हमसे बातचीत के लिए। तो बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री को लेकर दिल्ली में विवाद छिड़ा है, क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, इस पर बातचीत कर रहे थे डॉक्टर आलोक सोती, जो वरिष्ठ पत्रकार हैं। रुक करते हैं तीसरी बड़ी खबर की ओर। पंजाब के पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह महाराष्ट्र के अगले गवर्नर बन सकते हैं। कयास लगाए जा रहे हैं कि भाजपा की टॉप लीडरशिप में इसको लेकर सहमति बन गई है। कैप्टन को नया रोल सौंपने की चर्चा इसलिए भी गर्म है क्योंकि कैप्टन के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अच्छे संबंध हैं। वहीं भाजपा अमरिंदर को 83 मेंबर वाली राष्ट्रीय कार्यकारिणी में पहले ही शामिल कर चुकी है। कैप्टन को गवर्नर बनाए जाने के बारे में पूछने पर पंजाब भाजपा के अध्यक्ष अश्विनी शर्मा ने कहा कि उन्हें इस बारे में अभी कुछ पता नहीं है। इधर कैप्टन की नई भूमिका पर चर्चा तब तेज हुई जब गृहमंत्री अमित शाह ने 29 जनवरी की पटियाला रैली रद्द कर दी। इस रैली से पंजाब में भाजपा का लोकसभा चुनाव कैंपेन शुरू होने वाला था। रैली की तैयारियां पूरी हो चुकी थीं और इसकी कमान कैप्टन को ही सौंपी गई थी। बता दें कि महाराष्ट्र के मौजूदा गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी पिछले कुछ समय से विवादों में हैं। पिछले हफ्ते उन्होंने कहा था कि वे प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात के दौरान पद छोड़ने की इच्छा जता चुके हैं। इसके बाद महाराष्ट्र में नए राज्यपाल की नियुक्ति तय मानी जा रही है। आर्मी से रिटायर्ड कैप्टन अमरिंदर अपनी पार्टी पंजाब लोक कांग्रेस का भाजपा में विलय कर चुके हैं। इस खबर पर हमसे बातचीत के लिए रमेश शर्मा जी, जो वरिष्ठ पत्रकार हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। रमेश शर्मा जी, एक तरह से देखा जा रहा है कि पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह महाराष्ट्र के गवर्नर बनाए जाने के कयास लगाए जा रहे हैं। क्या राजनीति है इसके पीछे? देखिए, मोटे तौर पर ये अभी अनुमान है, ये अभी निर्णय तो हुआ नहीं जी। और ये निर्णय हो भी अगर जाता है तो फिर आश्चर्य की बात नहीं। उसका कारण ये है कि अगर आप देख लें कि मोदी सरकार में इन पिछले लगभग 9-10 वर्षों में जितने लोग राज्यपाल बनाए गए हैं विभिन्न राज्यों में, वो कहीं ना कहीं दो बातों को ध्यान में रख करके बनाए गए हैं। एक तो राजनीतिक अनुभव की परिपक्वता और दूसरी कहीं ना कहीं समाज, राष्ट्र और संस्कृति के लिए। अमरिंदर सिंह जी चूंकि उन्होंने भाजपा में विलय कर लिया है, एक प्रकार से वो भाजपा में आ गए हैं, तो उनका अगर आप मुख्यमंत्री काल देखेंगे तो कहीं ना कहीं उन्होंने ये जो राष्ट्र, संस्कृति और पहचान है जिसके लिए सिखों का बलिदान हुआ है, उस पर उन्होंने कोई कंप्रोमाइज नहीं किया। एक सीमा तक उन्होंने कांग्रेस की जो नीतियां रही हैं, एक सीमा तक उसके साथ रहे, बाकी उन्होंने खुल करके उनका विरोध किया। तो वो जो उनकी पृष्ठभूमि है उसको देख करके अगर उनको राज्यपाल जैसा पद मिल जाए या और कोई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मोदी सरकार दे दे तो फिर आश्चर्य नहीं होना चाहिए। जी रमेश जी, सवाल यहाँ पर यह भी उठता है कि जो दूसरे दलों से बीजेपी में आते हैं उनको पहले ही कोई ना कोई पद दे दिया जाता है, जबकि कार्यकर्ता और भी तमाम इस तरह के अनुभवी व्यक्ति वहां पर बीजेपी में भी मौजूद होंगे जिनको ये पद ऑफर नहीं किया जाता। तो ये आरोप लगते रहते हैं और ये आरोप कहीं ना कहीं सही हैं। तो क्या ये जेन्युइन सी बात है संगठन की मजबूती के लिए, बीजेपी के लिए? सही है कि पिछले काफी दिनों से भारतीय जनता पार्टी ने जो पद और प्रतिष्ठाएं दी हैं, वो एक ट्रेंड ऐसा आया है जो दूसरे दलों से आए हैं उनको। जैसे मान लीजिए राष्ट्रपति मुर्मू भी कहीं और से आई हैं, वो एकदम शुरू में भाजपा में नहीं थी, फिर उनको जो राज्यपाल बनाया फिर अब राष्ट्रपति बनाया। तो और भी ऐसे कई राज्यपाल ऐसे हैं। तो ये वाकई ये जो अगर आप देखेंगे कि 2014 और 2019 का जो कार्यकाल है मोदी जी का, 19 के बाद जो ज्यादातर पद दिए गए हैं वो ऐसे लोगों को दिए गए हैं जो दूसरे दलों से आए हैं, और 14 के बाद जो पद दिए गए थे वो मौलिक, बीच में तो एक स्थिति ये बन गई थी कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, ये सबकी तीनों की पृष्ठभूमि संघ की पृष्ठभूमि, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की पृष्ठभूमि थी। लेकिन अब जो है
कुछ बाहर के लोगों को, संभवतः भारतीय जनता पार्टी ये कोशिश कर रही है कि उसका जनाधार भी हो जाए, क्योंकि मोटे तौर पर भाजपा के बारे में एक विशेष बात ये मानी जाती थी कि वो कैडर बेस्ड पार्टी है, और कैडर बेस्ड पार्टी होने से अगर आप देखें तो चेहरा और भीड़ दोनों चीज थोड़ी सी वो उसमें पीछे रहती थी। इसलिए ये जो अब पिछले कुछ दिनों से भाजपा में नया ट्रेंड आया है कि चेहरे को भी स्थापित करना है और मास को भी आकर्षित करना है, इसलिए फिर वो जो दूसरे दलों के लोकप्रिय नेता हैं उनको कहीं ना कहीं महत्व दे रहे हैं, ताकि उनको अगर महत्व मिलेगा तो जो अन्य लोकप्रिय नेता है उनका भाजपा के प्रति आकर्षण बढ़े। इसके पीछे एक रणनीति ये इनकी हो सकती है। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। तो कुल मिलाकर के कैप्टन अमरिंदर सिंह को महाराष्ट्र का गवर्नर बनाया जा सकता है, ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं। इस पे हमारे साथ चर्चा कर रहे थे वरिष्ठ पत्रकार रमेश शर्मा जी। रुक करते हैं चौथी बड़ी खबर की ओर। सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने रामचरितमानस पर दिए बयान को लेकर रायबरेली में सफाई दी है। उन्होंने कहा है कि रामचरितमानस नहीं बल्कि उसमें लिखी गई उन चौपाइयों के विरोधी हैं जिनमें दलित, आदिवासी और महिलाओं को अपमानित किया गया है। साथ ही कहा कि वह ब्राह्मण नहीं बल्कि ब्राह्मणवादी व्यवस्था के विरोधी हैं। इस मामले में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने सपा प्रमुख पर हमला बोला है। केशव ने कहा है कि ऐसे बयान के पीछे अखिलेश यादव का ही हाथ है। अखिलेश सोचते हैं कि वो दोनों हाथ में लड्डू लिए हैं, मगर वो नहीं जानते कि ये लड्डू नहीं अंगारा है। देखिए, कयासबाजी कोई कुछ भी लगाए, उसका कयासबाजी का कोई उत्तर नहीं होता। रही बात मेरे वक्तव्य और बयान का, वो सीधे सीधे मान, सम्मान और स्वाभिमान से जुड़ा सवाल है। मेरी मान्यता है कि धर्म मानव कल्याण, मानव सम्मान, मानवता के सशक्तिकरण के लिए होता है। गाली धर्म नहीं हो सकता। कोई भी धर्म किसी को भी अपमानित नहीं करता। धर्म के नाम पर गाली और अपमान ना व्यवहारिक है, ना ही वो धर्म का हिस्सा है। इसलिए हमारी केवल बहुत छोटी सी मांग है कि तुलसीदास की रामायण रामचरितमानस में चौपाई के वो अंश जिससे देश की समस्त महिलाओं, आदिवासियों, दलितों, पिछड़ों को अपमानित करने के लिए हैं, उन पर की गई टिप्पणियां गाली समान हैं। इसलिए अपमानजनक टिप्पणियों को प्रतिबंधित किया जाए या उसको हटाया जाए। यह कहते हुए नहीं थकते हैं कि हम भी भगवान श्री राम के, भगवान श्री कृष्ण के वंशज हैं, और उसके बाद इतना राम भक्तों की भावनाओं को आहत करने वाले बयान और उस पर चुप रहना, यह उत्तर प्रदेश के माहौल को खराब करने का एक असफल प्रयास है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता वैभव वाजपेयी हमारे साथ रायबरेली से जुड़ चुके हैं। जी वैभव, रामचरितमानस पर जो बयान दिया गया है, स्वामी प्रसाद मौर्य ने रायबरेली में उसका खंडन किया है, और उनके खंडन के बाद भी केशव प्रसाद मौर्य ने भी जो बयान दिया है, इन बयानों को लेकर के क्या कुछ हलचलें हैं? जी बिल्कुल देवेंद्र, बताना चाहूंगा सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान पर जहां बड़े पूरे भारत देश में उनका विरोध हो रहा है, वही रायबरेली की बात की जाए कि रायबरेली में उनका बहुत विरोध हो रहा है, और भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका पुतला भी फूंका है। जैसे रामचरितमानस में कुछ लाइनों पे उन्होंने अभद्र टिप्पणी की है। वही सदन प्रभार मंत्री दिनेश प्रताप सिंह की बात की जाए तो उन्होंने कहा है कि इस बयान के पीछे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का हाथ है।
शिवपाल यादव ने इस बयान को करते हुए उन्होंने यह बताया कि स्वामी प्रसाद मौर्य का निजी बयान है, इससे सपा का कोई मतलब नहीं है। जी, ये स्वामी प्रसाद मौर्य का निजी बयान है, लेकिन उन्होंने ये बात कही है कि रामचरितमानस से वो चौपाई हटाई जाए जो नारी विरोधी है, दलित विरोधी है, आदिवासी विरोधी है। ये बातें उन्होंने खंडन किया है, यानी कि रामायण की चौपाई पर उनका प्रश्न है। उन्होंने ये भी कहा है कि वे ब्राह्मण विरोधी नहीं है, ब्राह्मणवादी विरोधी हैं। जी, इस पर क्या प्रतिक्रियाएं कुछ आ रही हैं राजनीतिक हलकों से? जी बिल्कुल। कल स्वामी प्रसाद मौर्य ने वही प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मीडिया से बात करते हुए उन्होंने ये जानकारी दी है कि तो अब रामचरितमानस को लेकर कुछ लाइनों के विरोध किया है। उन्होंने कहा है कि कुछ लाइनों पे जहां मौर्य समाज या आदिवासी समाज को टारगेट किया गया है, उस लाइन पे उन्होंने बताया कि मैंने इस लाइन पे ये बयान दिया है। हालांकि वो अपने बयान पे उन्होंने अभी तक कोई माफी नहीं मांगी है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए वाजपेयी। तो रामचरितमानस पर दिए गए बयान पर रायबरेली में स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपने बयान का खंडन किया है। उन्होंने कहा है कि वो रामचरितमानस के विरोधी नहीं हैं, उनमें जो कुछ चौपाइयां हैं जिन पर उनको आपत्ति है वो उनके विरोधी हैं, वो ब्राह्मण विरोधी नहीं हैं, ब्राह्मणवादी विरोधी हैं। अब देखना होगा कि इस खंडन के बाद राजनीतिक हलकों में क्या भूचाल आता है। फिलहाल 4 बड़ी खबरों में आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।